चलो ऑनलाइन में सबको आवाज आ रही है, टेक्स्ट करके बताओ। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या किया, गेट वाली एपीआई हम लोगों ने क्या की थी, फेच की थी, है ना। नॉर्मल सी पब्लिक एपीआई थी, जो कि पूरी की पूरी पब्लिक एपीआई थी, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा वहां पर, हम लोगों को गेट यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, है ना। आगे अभी हम लोग पोस्ट पुट और डिलीट मेथड देखें। 27, 26। हाँ वही तो बताने वाला हूँ, अभी कुछ एपीआई की मैं लिंक बताने वाला हूँ, वहां से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, समझ गए। चलो, तो ये देखा हम लोगों ने, और मैंने आप लोगों को कहा था कि ये डेटा कंसोल करवाना है, आपको करवाया। क्या करना था, बस H1 में अपडेट कर देना था। हाँ, वैल्यू अपडेट करना था और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो एक आधी स्टेट और बना लेना था यहाँ पर। वो स्टेट वेरिएबल को आपको वो H1 को प्रोवाइड कर देना था, इस H1 को, है ना। और क्या करते आप, जब भी डेटा कंसोल हो जाता आपका, तब क्या करते आप, उसको अपडेट करते। समझ में आया। और ध्यान में रखना, हमेशा जब भी आप फेच कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो ये सारा कोड, जो ये वाला जो कोड रहता है, ये हमेशा कहाँ उठा के डालना है आपको, ट्राई एंड कैच। आगे भैया, ट्राई कैच ब्लॉक कहाँ गया, ये ट्राई में डालना, और ये उठा के डालना कैच में। पहले ये क्या करेगा, इसको ट्राई करेगा, उसके बाद में इसको क्या करेगा, एरर कैच करेगा, यहाँ पे एरर ले लेना। इफ अगर कोई एरर बीच में आता है, तो वो कंसोल किसको करेगा, कंसोल डॉट लॉग करेगा एरर। समझ में आया। अगर बीच में कोई भी दिक्कत आती है, तो हमेशा ध्यान रखना, क्या होगा, एरर आपका कंसोल, जो भी एरर आए। समझ गया। तो सेव कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको स्टार्ट कर देते हैं npm run dev। ये क्या ओपन, ये कैसे क्या ओपन हो गया, एज में कैसे क्या ओपन हो गया। then default type link, हाँ, ठीक है।
तो अगर कोई भी एरर रहेगा तो आपको कहाँ पर मिल जाएगा, कंसोल मिल जाएगा। ट्राई कैच ब्लॉक में डालना जरूरी है, ठीक है। हमेशा इसको ट्राई कैच ब्लॉक में डाल देना, अभी कोई इशू नहीं है। जैसे फेच बटन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, है ना, तो कोई भी एरर नहीं आ रहा है। यहाँ से कंसोल हटाया था हम लोगों ने, कंसोल कर दिया हम लोग, कंसोल लॉग डेटा। अगर सब कुछ सही है तो क्या मिलेगा, डेटा मिल जाएगा हम लोग। फेच कर लेते हैं, फेच के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमको देखो डेटा मिलेगा। अगर कोई भी गड़बड़ होती है यहाँ पर, अगर हमारे इसमें जैसे कि रैंडम की जगह अगर मैं हम हटा देता तो हमारी एपीआई ही गलत जा रही है, तो वो केस में हमको क्या मिलता, हमेशा एरर मिलता। एरर तो आता ही आता। और ये वाला जो टाइप एरर आ रहा है, ये आपको किसके वजह से आ रहा है, हमारे एरर के वजह से। समझ में आ रहा है, ये व्हाइट वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। रेड वाला तो खुद ब खुद आ जाता है, गेट वाला ये आपको खुद बताता है कि इस तरीके का कोई ना कोई दिक्कत हुआ है। देखो क्या होता है ना कि ये एरर्स हम लोग समझ नहीं सकते। अगर आप देखोगे ना, तो ये जो एरर्स है हम समझ नहीं सकते, ध्यान में रखना। हमेशा क्या करना है, एरर समझ में नहीं आते ना तो कॉपी करना है, और क्या करना है, गूगल पे जाके डालना। गूगल पे जाके एरर्स को डालोगे आप लोग, तो आपको ये हमेशा कहाँ लेके आएगा पता है, स्टैक ओवरफ्लो पे लेके आएगा, सेम प्रॉब्लम पे जो आप लोगों ने फेस की हुई है। वो ध्यान में रखना, किसी ना किसी ने और ने भी फेस की ही होगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो एक मिनट, थिंक यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लेते हैं। तो देखो हमेशा ये कहाँ लेके जाएगा आपको, पहला तो ऑप्शन आपका स्टैक ओवरफ्लो का ही है। यहाँ पर जाके आपको ना पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि एकदम कोई निकाल के सॉल्यूशन आपके सामने रख दे। आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आएगी कि बॉस एक बार ही आप एपीआई चेक करो, वहां तो कुछ गड़बड़ आपने नहीं की हुई। समझ में आ रहा है, वहां तो कोई गड़बड़ नहीं की हुई है। यहाँ पे आपका कोर्स का इशू आ रहा है, इट मीन्स कि कई बार ये हो सकता है। कोर्स का इशू कब आता है आप लोगों को, जब परमिशन नहीं देता है कोई। समझ में आ रहा है? कोर्स का इशू हमेशा कब आता है, जब कोई आपको परमिशन नहीं देता है कोई ना कोई, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा कि किसी ने तो भी एपीआई मिस्टेक की हुई होगी, तभी जाके ये एरर आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? बहुत सारे रिजोल्यूशन यहाँ पर मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे बहुत वक्त तक के रहना पड़ेगा। ध्यान में रखो, डेवलपमेंट में जब भी हम लोग एपीआई फेच करते हैं ना, तो मैक्सिमम टाइम तो आपका स्टैक ओवरफ्लो पे ही है, बहुत सारा टाइम। क्योंकि आप रिजोल्यूशन आप कोई गलत कोड लिख रहे हो, डिबग कर रहे हो उसको, तो मैक्सिमम टाइम आपका स्टैक ओवरफ्लो पे ही जाएगा, ढूंढते हुए कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हो, क्या गलत लिख रहे हो। समझ गए, है ना? तो ये चीज की आदत डाल लो। यहाँ पर आपको थोड़ा वक्त टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इमीडिएटली रिजल्ट नहीं मिलने वाला था। कि बहुत सारे सजेशन आते दिख रहे हैं ना यहाँ पे, कितने लोगों ने सजेशन डाल के रखा हुआ है ना? किसी एक बंदे ने इस प्रॉब्लम को डाला, नो एक्सेस कंट्रोल ओरिजिन, है ना, कॉर्स का इशू आया हुआ है, हेडर इज प्रेजेंट ऑन द रिसोर्सेज व्हेन वी ट्राइंग टू गेट डेटा फ्रॉम रेस्ट एपीआईज, है ना। तो अलग अलग एरर्स आपको आ सकते हैं, ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसी तरीके से करना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो गेट करना तो बहुत आसान है अपने आप में। फिलहाल देखो ये जो एपीआई है ना, ये वाली जो एपीआई है, ये एक पब्लिक एपीआई है, ठीक है। भले इसका प्रोटोकॉल सिक्योर्ड है, बट इसका जो एक्सेस है ना, ये पूरा का पूरा ओपन एक्सेस। समझ में आ रहा? इसका जो एक्सेस है वो पूरा का पूरा टोटली ओपन। आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे हम लोग जाते हैं तो फ्रंट पेज देख पाते हैं, देख पाते हैं कि नहीं देख पाते, है ना। बट हम लोग कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर पाते हैं क्या? वो सिक्योर्ड। समझ में आ रहा है ना? वो ऐसे अलाउ नहीं करता। हम लोग क्या अलाउ करता है कि होम पेज जाओ, आप होम पेज घूम सकते हो, आप वेबसाइट चेक कर सकते हो, तब भी तो हम रिसोर्सेज गेट कर पा रहे हैं ना। बिना गेट किए देख पा रहे हैं क्या रिसोर्सेज को? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऐसी एपीआई होती है जो हमेशा सिक्योर प्रोटोकॉल के साथ में भी पब्लिक एपीआई होती है, उसके रिसोर्सेज सारे के सारे ओपन होते हैं और एक्सेसिबल होते हैं। तो ऐसी एपीआई को हम लोग अगर मेथड भी यूज ना करें ना, तो भी हमारा काम चल जाता है। समझ में आया, है ना? तो
इस तरीके से ये पब्लिक एपीआई है, इसको आराम से हम लोग फेच कर पा रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हम लोग देख रहे थे यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट के अंदर ही देख रहे हैं ना हम लोग एपीआई को, कि यूज इफेक्ट के अंदर कैसे बनाना पड़ेगा एपीआई को, मतलब कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोगों ने यूज इफेक्ट का यूज किया हुआ है क्या? बिल्कुल यूज नहीं किया हुआ है। हाँ? चलो मैं इसको ना एम्बेड कर ही देता हूँ, यहाँ पर मैं ला लेता हूँ इस तरीके से, फेच डेटा, H1 को फेच डेटा दे दिया है, मैं कॉपी कर ले, और यहाँ पर मैं बना दूंगा इस तरीके से कांस्टेंट, है ना, फेच डेटा और सेट डेटा, इस तरीके से बना लूंगा, इक्वल टू यूज स्टेट का यूज करूंगा मैं, और इसके अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दूंगा, क्योंकि इनिशियली एम्प्टी होनी चाहिए, है ना। अगर एम्प्टी नहीं दूंगा, अगर यहाँ पे हेलो लिख दूंगा, तो वहां पे भी देखो हेलो आ जाए, आ गया यहाँ पे हेलो। चलो, इस तरीके से काम हो रहा है ये। यहाँ पर जाके बूटस्ट्रैप लगाया ना हम लोग। हाँ, क्लास नेम इसको दे देंगे टेक्स्ट डेंजर, सेव कर लो। चलो, तो देखो ये हेलो कहाँ से आया, इसके अंदर हेलो कहाँ से आया, फेच डेटा से। यहाँ पे एक और स्टेट वैल्यू बनाई है हम लोगों ने, फेच डेटा नाम की, इसके अंदर हेलो डाल, तो हटा देते हैं, हम लोग को फिलहाल एम्प्टी चाहिए। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग को डेटा यहाँ पर मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या है, कंसोल डॉट लॉग अगर हम लोग करते हैं डेटा को, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, डेटा मिल रहा है। लेकिन डेटा एक क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। देखो, डेटा एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान में रखो। बटन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखो डेटा क्या है, एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर की क्या है हमारी, वैल्यू। तो डेटा डॉट वैल्यू अगर मैं करता हूँ कंसोल, तो मुझे क्या मिलेगी, ये स्ट्रिंग मिलेगी ना। तो यहाँ पर जब मैं करूंगा डेटा डॉट वैल्यू को अगर मैं कंसोल करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर मुझे वो डेटा नहीं, वैल्यू, ऑब्जेक्ट नहीं, वो वैल्यू आगे वैल्यू। अब ये स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग को अपडेट कर सकता हूँ ना मैं इसके अंदर, इस फेच डेटा के अंदर। तो सिंपली क्या करूंगा, सेट डेटा को कॉल करूंगा, सेट डेटा को कॉल करूंगा मैं, और इसके अंदर सिंपली मैं किसको पास कर दूंगा, डेटा डॉट वैल्यू को पास कर दूंगा। और ये डेटा डॉट वैल्यू किसके अंदर सेट हो जाएगी, जाकर के सीधा सीधा सेट हो जाएगी फेच डेटा के। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, और अब इसको हटा देते हैं। आप देखोगे यहाँ पे जैसे बटन में क्लिक करूंगा, वैसे ये डेटा मेरा यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, आ गया वही डेटा जो मुझे कंसोल में मिल रहा था। और बार बार क्लिक करूंगा तो देखो वही डेटा मेरा चेंज भी होगा यहाँ पर, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, एपीआई से आ रहा है। इतना ही आसान था ये डेटा अपडेट कर, समझ में आ रहा। अभी तो ये बहुत छोटा सा काम किया हम लोगों ने, ऐसे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं हम लोगों को, समझ में आ रहा है। हाँ? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डेटा को फेच करेंगे और डेटा को अपडेट करेंगे। समझ में आया। अब ध्यान में रखो, कई बार क्या हो सकता है ना कि एरर भी आ जाए, समझ रहे हो। कई बार ये हो सकता है कि एरर भी आ जाए, मतलब मान के चलो कुछ इस तरीके का एरर आ जाए, क्या होगा, देखो इसको रिफ्रेश करता हूँ और इसको कॉल करने की कोशिश करता हूँ, तो देखो कुछ आएगा क्या हम लोगों को, देखो कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? कोई भी हम लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, रेस्पॉन्स से चीजें गेट करने की कोशिश करते हैं। समझ में आया। रेस्पॉन्स से चीजें क्या करते हैं, गेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स डॉट लिख सकते हो आप इस तरीके से। हाँ, सिर्फ रेस्पॉन्स पहले तो कंसोल कर दो। बटन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, एपीआई हम लोगों ने गलत की हुई है ना। हम लोग को रेस्पॉन्स आया क्या, देखो रेस्पॉन्स आया क्या हम लोगों को, क्योंकि पता है क्या गड़बड़ हुई है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर
एपीआई ही गलत भेजी है हम लोगों ने, तो रेस्पॉन्स कहीं से आएगा, क्योंकि वो एड्रेस तक तो पहुंचा ही नहीं, जहां उसको जाना था पूछने के लिए वहां तक तो पूछा पहुंचा ही नहीं है वो। तो रेस्पॉन्स कहाँ से आएगा, आपको बीच में ही कट गया ना, लिंक ही टूट गई, आपकी कनेक्शन ही काट दिया, तो रेस्पॉन्स कहाँ से आएगा। तो ऐसे सिनारियो में हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते, ध्यान में रखो। ऐसे सिनारियो में तो हमारे तरफ से गड़बड़ हो रही है ना, इसको हम लोग कोड में ठीक नहीं कर सकते। ऐसी मिस्टेक से हमको खुद ही फाइंड आउट करके रिजॉल्व करनी पड़ेगी। हम लोग क्या कर सकते हैं, रेस्पॉन्स कब आएगा, जब हमारी एपीआई सही रहेगी। ध्यान में रखना, सबसे पहले तो आपको एपीआई ही टेस्ट करनी है ठंडा क्लाइंट में जाके, सबसे पहले आपको एपीआई चेक करनी है, वही कह रहा हूं। अगर आपने एपीआई बिना टेस्ट किए अगर कोड लिखना चालू किया और एपीआई अगर गड़बड़ है, तो ध्यान में रखो फिर तो आप जिंदगी में कभी रेस्पॉन्स नहीं लेके आ पाओ, कितनी भी कोशिश कर लो। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर एपीआई हमारी सही रहती है तो क्या होगा, हम लोग को रेस्पॉन्स आएगा। देखो रेस्पॉन्स आया है, और रेस्पॉन्स के अंदर हम लोग को सब कुछ आता है, फिर बॉडी भी आती है, हेडर भी आते हैं, सारी चीजें आती है ना, स्टेटस स्टेटस टेक्स्ट वगैरह सब कुछ आता है। और देखो यूआरएल भी आ रहा है ना, सारा कुछ ये चीजें आती है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि हम लोग या तो स्टेटस को कंसीडर कर सकते हैं, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। रेस्पॉन्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर देखो क्या क्या है, बॉडी है की, है ना, बॉडी यूज्ड है की, हेडर्स है की, ओके है की, रीडायरेक्टेड है की, स्टेटस है, स्टेटस टेक्स्ट है, टाइप है, यूआरएल है। इन सबको डॉट करके एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, है ना। सो डॉट ओके करके भी एक्सेस कर सकता हूँ मैं, क्योंकि आपका रेस्पॉन्स जब भी 200 नहीं आता, विच मीन्स की फेल हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। मतलब जो भी चीजें आप मांग रहे हो, अगर वो चीजें वहां पे अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटस, आपका स्टेटस तो चेंज होगा ही, कोड भी चेंज होगा, प्लस यहाँ पे ट्रू की जगह क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया। तो वो सिनारियो में आप क्या कर सकते हो, वो सिनारियो में आप ये रेस्पॉन्स को लेके एक कंडीशन लिख सकते हो कि इफ अगर आपका रेस्पॉन्स डॉट ओके अगर ट्रिपल इक्वल टू ट्रू रहेगा, तो आप तभी क्या करोगे, तभी सेट डेटा को कॉल करके इसके अंदर क्या भेजोगे, डेटा डॉट, तभी, समझ में आ रहा, तभी चेंज करोगे ना आप डेटा को, अननेसेसरी डेटा को चेंज क्यों करोगे, एल्स की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। अगर आपका रेस्पॉन्स डॉट ओके ट्रू आएगा तभी आप क्या करोगे, डेटा को सेट करोगे, अदरवाइज एम्प्टी स्ट्रिंग ही रहने दोगे ना, एरर थोड़ी ना डालोगे आप यूआई के अंदर। समझ में आ रहा है, यूआई के अंदर एरर क्यों डालोगे, क्लियर। इस तरीके से परफॉर्म करना होता है हम लोगों को एपीआई। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, आने वाले समय में हम लोग सारी चीजें देखने वाले, कुछ भी नहीं छोड़े। ठीक है, ये समझ में आया क्या सभी को, कैसे हो रहा है काम। हाँ, सभी को समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हमारा मेथड क्या हो रहेगा, हमारा मेथड नेक्स्ट रहेगा हमारा मेथड पोस्ट। समझ में आ रहा है ना, पोस्ट मेथड मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, डेटाबेस में हम लोग क्या करने वाले हैं, नए डेटा को क्रिएट कर। समझ में आया। तो उसके लिए हम लोग को डेटाबेस भी तो चाहिए रहेगा, चाहिए रहेगा कि नहीं रहेगा। तो टेंशन मत लो, बैकएंड नहीं पढ़ने वाले हम लोग, यहाँ पे डेटाबेस किसी और का बनाया हुआ यूज करें। तो गूगल पे जाओगे आप और यहाँ पर लिखोगे गो रेस्ट, दिख रहा है गो रेस्ट, गो रेस्ट लिख के आपको सर्च करना, पहले ही वाला आपको ऑप्शन मिलेगा गो रेस्ट, दिख रहा है आपको, गो रेस्ट डॉट को डॉट इन, है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखो, रेस्ट एपीआई फॉर टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइपिंग, मतलब फ्री एपीआई है, यहाँ पे आराम से यूज कर सकते हो, इनका फ्री का डेटाबेस है। इनकी फ्री एपीआई को यूज करके आप क्या कर सकते हो, इनके डेटाबेस पे रीड राइट पूरे करंट ऑपरेशन आप कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, और डिलीट भी कर सकते हो। समझ में आ गया। यहाँ पर देखो सारा कुछ है, क्रिएट यूजर करने के लिए देखो, गेट यूजर करने के लिए, अपडेट यूजर करने के लिए, और डिलीट यूजर करने। समझ में आ गया, क्रिएट यूजर करना तो ये एपीआई यूज करनी पड़ेगी, गेट यूजर करना तो ये एपीआई यूज करनी पड़ेगी, अपडेट तो ये, और डिलीट तो ये। समझ में आया, ये आपको पाथ दे रहा है, एपीआई तो आपकी यही रहने वाली है। समझ में आया, है ना। पब्लिक के बाद में ये चीजें चेंज हो जाएगी, ये स्लैश यूजर आ रहा है, यहाँ पर V2 था, तो यहाँ पर यूजर्स के बाद में क्या आ जाएगा, V2 पब्लिक स्लैश यूजर स्लैश आपका आ जाएगा ये आईडी। अब ये आईडी के अगेंस्ट में कोई सिंगल वैल्यू है, देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हमको क्या यूज करना, ये वाली है यूजर्स वाली, यही चाहिए ना, देखो
पोस्ट के लिए क्या बोल रहा है, स्लैश पब्लिक स्लैश वी टू स्लैश यूजर, यहाँ पर भी वही है, स्लैश पब्लिक स्लैश वी टू स्लैश, करेक्ट है। जो भी चेंज होगा वो को डॉट इन के बाद में यहाँ पर दी हुई, समझ गया, को डॉट इन के बाद ये यूज करना, कंपेयर कर लेना, अगर सेम रहेगी तो सेम ही उठा के डालते। तो इसको हम लोग क्या करते हैं अब, ये और ऐसा करेंगे, चालू करो मोबाइल तब तक के, बंद तो नहीं कर सकते बीच में एकदम से। चलो, तो आ, क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पर, कि यहाँ पर हमारे पास में कौन सी एपीआई है, क्रिएट यूजर वाली एपीआई है ना। तो ये तो ऑलरेडी क्रिएट यूजर वाली भी है और गेट यूजर वाली भी है, पता है कि दोनों एपीआई एक ही काम कर रही है बेसिकली, ये क्रिएट करने का भी काम कर रही है और गेट करने का भी, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप इसको अगर कॉपी करोगे, अगर आप और ब्राउजर पर जाते हैं हम लोग इसको कॉपी करने के बाद, और इसी की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, इसी की जगह पे मैं इसको डाल देता हूँ, समझ में आ रहा है। एपीआई मैंने यहाँ पर अपडेट कर दी, गो रेस्ट वाली एपीआई यूज कर दी, और अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इफ कंडीशन को हटाता हूँ मैं और सिर्फ डेटा को कंसोल कर रहा हूँ, सोल डॉट लॉग कर रहा हूँ मैं डेटा, सेव करता हूँ इसको, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश। जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा, आ गया है ना। ऑब्जेक्ट देख लिया, जेसन ऑब्जेक्ट मैंने बोला था कि जेसन ऑब्जेक्ट हम लोग देखेंगे, कि जेसन ऑब्जेक्ट भी आता है हम लोगों को, है ना। तो देखो आ रहा है जेसन ऑब्जेक्ट, क्या आ रहा है, देखो डिटेल्स आ रही है यूजर्स की, इसमें ईमेल है, जेंडर है, आईडी है, नेम और स्टेटस। ये भी कैसी एक्सेस, ये भी कैसी एपीआई है, पूरी ओपन एपीआई है ना, जिसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया उन्होंने कि 10 डेटा, जो स्टार्टिंग का 10 डेटा रहेगा वही भेजेंगे। डेटाबेस में ऐसा लिखा हुआ है कि इनिशियली जो आपका लिमिट रहेगा वो कितना रहेगा, 10 रहेगा, 10 से ज्यादा लिमिट वो एक्सेस नहीं कर सकता है। वैसे तो बिलियंस ऑफ यूजर्स होंगे इसके अंदर, डेटा होगा, बट अभी हम लोग कितना दिखाई दे रहा है, इनिशियली 10, क्लियर है ना? तो यही डेटा अगर आप यहाँ पर भी जाओगे गोरस में, और गोरस में जाके जब आप करोगे इसके ऊपर क्या क्लिक करोगे, जैसी एपीआई के ऊपर, वैसे देखो ये सेम चीज आपको ओपन दे रहा है ना, वही सेम चीज है ना जो हम लोगों ने गेट की हुई है ना, क्योंकि ओपन है ये, दिख रहा है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ब्रिजेश गिल दिख रहा है यहाँ पे, मेल इनएक्टिव। अब हम कोशिश करेंगे कि हमारा कोई एलिमेंट हम लोग ऐड कर, मतलब हमारा कोई यूजर हम लोग ऐड कर इस डेटाबेस के, जैसे एपीआई के ऊपर क्लिक होगा वैसे इसके ऊपर आ जाना चाहिए वो डेटा हमारा, रिफ्रेश करने के बाद में इसके ऊपर आ जाना चाहिए, जो भी हम लोग अपडेट करें, समझ में आया। तो गेट भी इसी एपीआई से होगा और आपका पोस्ट भी इसी एपीआई से, सिर्फ आपकी मेथड के साथ में आपका क्या हो जाएगा, कोड चेंज। अभी मेथड आपकी गेट है, तो गेट मेथड यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि कोई भी बेसिकली यहाँ पर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, एक्सेस फ्री है। जब ऑथेंटिकेशन रहेगा तब गेट में भी आपको मेथड भी देनी पड़ेगी, गेट लिखना पड़ेगा, और वहां पे एडिशनल हेडर्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। वो भी चीज आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं हम लोग पोस्ट। अब पोस्ट मेथड मतलब हम लोग को डेटाबेस में क्रिएट ऑपरेशन क्रिएट मतलब ये करना है, प्रोसेस करना है। अब किसी भी डेटाबेस में जाके नई आईडी क्रिएट करना मतलब डेटाबेस का एक्सेस लेना हो रहा है, समझ में आ रहा है। आप मतलब कि क्या करने की कोशिश कर रहे हो
किसी के घर में घुस के आप खाना बनाने की कोशिश, समझ में आ रहा है? आप किसी के घर में घुस के खाना बनाने की कोशिश, ये बहुत अलग बात है ना। आपको इसके लिए तो परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप किसी का सिर्फ घर देखने के लिए जा रहे हो, अरे क्या बढ़िया घर बनाया हो, तो एक्सेस फ्री होता है आराम से, है ना। मैक्सिमम लोगों का तो एक्सेस फ्री होता है, कोई भी जाके आप बोलोगे कि यार घर बड़ा सुंदर है, मुझे देखना है एक बार अंदर से, मैक्सिमम लोग आपको अलाउ करेंगे। कुछ ही लोग रहेंगे जो अलाउ नहीं करेंगे। जैसे अंबानी के घर में अगर आप जाने की कोशिश करो, सर मेरे को आपका घर देखने देगा वो? तो ऐसी लिमिटेड होती है ना, लिमिट एक्सेस होती है। तो इतना समझ लो, जो अंबानी के घर है वैसी एपीआई आपको गेट में भी क्या मांगेंगी, कुछ इंफॉर्मेशन मांगेंगी कि पहले अपने आप को ये आप प्रूफ करो कि आप ऑथेंटिकेटेड यूजर हो, तभी आपको अलाउ करेंगे हम गेट एक्सेस करने का, गेट मेथड रन करने का। लेकिन पोस्ट में तो आपको हर कोई बोलेगा कि बॉस आपको ऑथेंटिकेशन लाना पड़ेगा, तभी आप घर में घुस के खाना बना सकते। समझ में आ रहा है ना? तो उस मेथड में आपको हमेशा ऑथेंटिकेशन देना। समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो अभी आप पोस्ट में क्या कर रहे हो, किसी और के डेटाबेस में घुस के एक ऑपरेशन करना चाहते हो, तो ऑपरेशन करने के लिए आपको क्या लगेगा, ऑथेंटिकेशन जरूर। समझ में आ गया है ना? तो चलो ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एपीआई तो आ चुकी है हमारे पास में। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो ध्यान में रखो, आपको जब डेटाबेस में चीजें क्रिएट करनी है तो ये सेम ही ऑब्जेक्ट लगेगा ना आपको, क्यों? यहाँ पे सेम ही वैल्यू के अगेंस्ट में, यहाँ पर सेम ही कीज के अगेंस्ट में वहां पर वैल्यू इंसर्टेड है, मतलब ये कॉलम नेम है, ध्यान में रखो। ये एक तरीके का टेबल क्रिएटेड है वहां पर। डेटाबेस में टेबल बनता है ना, आप लोग माई एसक्यूएल पढ़ोगे जावा में। माई एसक्यूएल आपका टेबल में डेटा स्टोर करता है, स्ट्रक्चर्ड मैनर में डेटा स्टोर करता है। तो पहला कॉलम है आपका आईडी, दूसरा कॉलम है नेम, तीसरा कॉलम है ईमेल, है ना, उसके बाद जेंडर, उसके बाद में स्टेटस, है ना। ये कॉलम आपके सेम ही है, देखो सब जगह आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। कॉलम में कभी भी आपने हेडर्स चेंज होते हुए देखे हैं क्या? हेडर कभी चेंज होते हैं क्या? वैल्यू चेंज होती है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको वैल्यू ही चेंज हो रही है। तो आप डेटा भेजोगे भी, जब जब नया डेटा बनाओगे तो इसी मैनर में बनानी पड़ेगी ना आपको, डेटा अपनी वाली बनानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और यहाँ पे ध्यान में रखो एक ही चीज जो आपको नहीं बनानी पड़ेगी, विच इज आईडी, क्योंकि आईडी होती है ऑटो जनरेट। आपको आईडी नहीं भेजनी है, आईडी तो वहां जैसे ही आपका डेटा गया, जैसे ही वहां पे अपडेट हुआ, ऑटोमेटिकली एक नई आईडी क्रिएट हो गई, यूनिक आईडी। वो डेटाबेस खुद ही क्रिएट कर। समझ में आ गया? तो आईडी नहीं भेजनी है आपको, क्या भेजना है आपको, बस नेम, ईमेल, जेंडर और state। लेकिन भेजना देखो इसी फॉर्मेट में। समझ में आया? भेजना इसी फॉर्मेट। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट को कॉपी कर लेंगे। जब भेजना इसी फॉर्मेट में तो इसको कॉपी कर लेते हैं ना सिंपली। और क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पर, क्या सीधा कोड लिखना चालू कर दूंगा एपीआई का? क्या करेंगे सबसे पहले, सीधा यहाँ पे कोड लिखना चालू करूँ या सबसे पहले क्या करूँ? बाबा सबसे पहले तो एपीआई टेस्ट करूंगा ना, कुछ भी कोड लिखने से पहले। करूंगा कि नहीं करूंगा? तो हम लोग कहा जाएंगे, अंडरलाइन। अंडरलाइन में आ गया हम लोग। एक आधी एपीआई पकड़ लेते हैं यहाँ पे, तो वो भी पब्लिक वाली, वो रस्ट वाली, देखो यही वाली एपीआई। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, दिख रहा है आप लोगों को? कहाँ जा रहा हूं मैं, बॉडी के अंदर। मैंने पहले ही बोला था डेटा आप भेजोगे तो किसके अंदर भेजोगे, हमेशा डेटा आपका जब भी जाएगा वो कहाँ जाएगा, बॉडी के अंदर, और कहीं नहीं जा सकता, ध्यान में। क्योंकि हेडर्स वगैरह आपके क्या होते हैं, बेसिकली आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस, जो एक्सेस के लिए जो भी प्रोसीजर लगती है, आइडेंटिटी कार्ड हो चाहे कुछ भी हो। एग्जाम हॉल में भी एग्जाम देने के लिए आते हैं तो आइडेंटिटी कार्ड जैसे देते हैं ना, वैसे हेडर्स में हम लोग को ऑथराइजेशन में वो प्रोवाइड करना पड़ता है आइडेंटिटी कार्ड, कि हम लोग, हमारे पास में आइडेंटिटी कार्ड है या टोकन है जो भी है, हम ऑथेंटिकेटेड यूजर है, हमको अब परमिशन दो आप, है ना। तो डेटा हमेशा जो भी आपको अपडेट करने के लिए भेजना है, हमेशा कहाँ भेजोगे आप, बॉडी के अंदर। आ गया, है ना। मेथड क्या रहने वाली है हमारी,
एपीआई डाल दी हम लोगों ने, मेथड यूज कर ली पोस्ट, एपीआई डाल दी, बॉडी के अंदर जो डेटा अपडेट करना है वो डाल दिया, करेक्ट है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, चलो अब इतना तो डाल दिया हम लोगों ने, अब सेंड करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं सेंड करूंगा तो यहाँ पे देखो मुझे क्या आएगा, एरर आएगा, आया 401 अनऑथराइज ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन फेल्ड मतलब मेरा आइडेंटिटी कार्ड नहीं है मेरे पास में। है क्या आइडेंटिटी कार्ड हमारे पास में? तो नहीं। तो आइडेंटिटी कार्ड कहाँ से लेके आएंगे? तो ये जब हम लोग क्रड ऑपरेशन यहाँ पर करते हैं तो गोरस बोलता है बाबा पहले आपको आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करके अपने आप को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, ताकि आप ये डेटाबेस को एक्सेस कर पाओ। लॉगिन किया है क्या हम लोगों ने? क्या करेंगे, इसको लॉगिन कर लेंगे, सिंपल सा लॉगिन कर लो गूगल से, कोई इशू नहीं। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो देखो एक्सेस टोकन आ जाए, आ गया है टोकन, आया कि नहीं आया, है ना। तो ये एक्सेस टोकन को मुझे क्या करना है, इसी को मुझे क्या करना है, कॉपी करना है, और इसी को कॉपी करके अब मैं क्या करूंगा, हेडर्स के अंदर ही आपका ऑथराइजेशन होता है, समझ में आ रहा है। और इसके अंदर जब भी टोकन आप यूज कर रहे हैं ना तो बेयरर के अंदर डालना होता है, समझ में आया। मैक्सिमम कई बारी आपको नन होता है, मतलब टोकन है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से डेटाबेस में रीड और राइट अपडेट वगैरह कुछ भी कर सकते हो। बेसिक्स में क्या जाएगा, आपका यूजर नेम और पासवर्ड, है ना। बट यूजर नेम और पासवर्ड भी हैकेबल है, इसलिए अब मैक्सिमम टाइम क्या यूज होता है, आपका टोकन, हर जगह आप आपका टोकन यूज होता है। इसको बोलते हैं हम लोग JWT टोकन, मतलब कि जेसन वेब टोकन, है ना। तो ये हम लोग भी क्रिएट करते हैं, जब आप डेटाबेस सीखोगे तो जेसन वेब टोकन कैसे क्रिएट करना है आपको समझ आ जाएगा, वहां पे पढ़ाया जाएगा। दे दिया टोकन हम लोगों ने इसको, है ना, टोकन भी दे दिया, है ना, बॉडी में चीजें भी भेज दी, और पोस्ट मेथड भी यूज कर ली, एपीआई भी डाल दी। जैसे मैं सेंड करूंगा तो देखो फिर से मुझे एरर आएगा, बोलेगा 422 अनप्रोसेसेबल एंटिटी, मतलब ये जो आप डेटा भेज रहे हैं इसको अपडेट हम लोग नहीं कर सकते। क्या बोल रहा है मैसेज में, फील्ड कौन सी है, ईमेल, मैसेज क्या बोल रहा है, हैज ऑलरेडी बीन टेकन। भैया सेम ईमेल के अगेंस्ट में कैसे ही आप कर पाओगे, सेम ईमेल एड्रेस हो सकता है क्या 2 पर्सन, हो सकता है 2 पर्सन का सेम ईमेल हो सकता है क्या सेम डेटाबेस के अंदर? फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक बंदा सिलेक्ट हुआ माइक्रोसॉफ्ट में, एक बंदा सिलेक्ट हुआ एक कोई स्टार्टअप में, जिसको स्टार्टअप का कॉल लेटर आना चाहिए था उसको माइक्रोसॉफ्ट का गया, और जिसको माइक्रोसॉफ्ट का कॉल लेटर आना चाहिए था उसको स्टार्टअप का गया। ऐसा हो सकता है क्या? तो ईमेल सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेटेड चीज होती है, जो कि यूनिक होनी चाहिए किसी भी यूजर। तो अगर आप सेम डेटाबेस के अंदर दो वैल्यू सेम रख रहे हो, नाम सेम है चलेगा, सरनेम सेम है चलेगा, कॉलेज भी सेम हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी सेम हो सकता है, कंपनी भी सेम हो सकती है। क्या आपका आधार कार्ड नंबर सेम हो सकता है क्या? तो क्या आपका ईमेल सेंड हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि प्रोफेशनल हमारे जब हम प्रोफेशनली डील करते हैं, कहीं पे काम करते हैं ना, तो वहां पर आपका ईमेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, बहुत ज्यादा। क्योंकि आप हर जगह बात कर रहे होते हैं अपने ईमेल के थ्रू, है ना। आज भी मुझे अगर कहीं, अगर मुझे मैनेजमेंट से अगर कोई चीज बोलनी होती है ना तो मुझे पहले एक मेल देना होता है, मैं व्हाट्सअप नहीं कर सकता हूँ। इवन एआरसी में, क्योंकि एआरसी भी तो एक इंस्टीट्यूशन है ना, हाँ, एक कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट है ना एक, समझ रहे हो। तो जब भी आप प्रोफेशनली कहीं पे जब वर्क करते हो ना, तो आप ऐसे किसी को भी ऐसे टेक्स्ट या मैसेज या व्हाट्सअप नहीं कर सकते हो, या कॉल करके नहीं बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? आपको मैनेजमेंट के ऑफिशियल मेल पे मेल करना होता है कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है मेरी, प्लीज अप्रूवल डालो। वो मुझे ऑफिशियली ही मेल करेंगे, तब जाके वो ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट बनेगा कि इन्होंने ये चीज रिक्वेस्ट की थी और मैं इसको रेस्पॉन्स कर रहा हूँ यही, ताकि कल चल के अगर कोई एलिगेशन मेरे ऊपर आती है तो मैं वो प्रूफ दिखा सकता हूँ कि ये काम करने से पहले मैंने परमिशन दी, उन्होंने मुझे अलाउ किया तब जाके मैंने ये काम किया।
समझ में आ रहा है ना? तो यही प्रोसेस होती है, और इसी तरीके से आपको वर्क कल्चर फॉलो करना पड़ेगा जब आप किसी भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जाके जॉब करो। वहां पे आप किसी भी सीनियर को ऐसे व्हाट्सअप नहीं कर सकते उल्टा। वहां पे आपका वो व्हाट्सअप कोई ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, ध्यान में रखो। हमेशा आपको कंपनी के ऊपर अगर कोई भी दिक्कत आ रही है कंपनी में, या कोई भी अच्छे काम करने या कुछ भी करना है, आपको हमेशा आपको अपने सीनियर को मेल कर, वो हमेशा आपको बोलेगा मेल ड्रॉप। छुट्टी लेनी है, मेल ड्रॉप कर। कहीं जाना है, मेल ड्रॉप कर। प्रोजेक्ट अपडेट करना, मेल ड्रॉप। हमेशा एक ही बात करेगा, मेल ड्रॉप कर दो। और वहां पर सीसी में वो भी रहेगा, मैनेजर भी रहेगा, सीईओ भी रहेगा, और सब लोग रहेंगे। समझ में आ रहा है? एचआर मैनेजर से लेकर सब लोग रहेंगे। मेन जिसको आपको करना है वो 2 में रहेगा, बाकी सारे सीसी में रहेंगे, ताकि सबको पता चल जाएगा एक ही बार में कि आपने इससे ये बात। समझ में आया? तो प्रोफेशनली ऐसी सारी चीजें होती है। तो पता चला ईमेल का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ईमेल सेम नहीं हो सकता, तो ये हमको खुद बता रहा कि भैया सेम ईमेल में आप एंट्री नहीं ले सकते। हालांकि हमको एक्सेस मिल चुका है, एक्सेस मिल गया, इसलिए तो डेटाबेस से रिस्पॉन्स आया ना। तो डेटाबेस से तो कनेक्शन नहीं बनता हमारा, कनेक्शन बन चुका है, इसलिए तो उसने चेक करके बताया हमको कि ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। समझ में आ रहा है ना? तो क्या करेंगे आप, नया नया डिटेल्स भेजेंगे हम लोग, है ना? नया डिटेल्स भेजेंगे, तो अभी हम लोग यहाँ पे नया डिटेल्स भेजते हैं। चलो नाम हटाते हैं। आपका नाम क्या है? इशिका। इशिका। और आपका सरनेम क्या है? हाँ, नाचनकर। नाचनकर, लो इशिका नाचनकर कर दिया। और उसके बाद में हम लोग कर देंगे यहाँ पे आई नाचनकर @gmail.com। ठीक है। और यहाँ पर कर देंगे हम लोग यहाँ पे फीमेल। और स्टेटस कर देंगे हम लोग एक्टिव। ठीक है। तो एकदम रेयर कॉम्बिनेशन डाल दिया, ये तो सिमिलर होने की गुंजाइश ही नहीं है ना, क्योंकि इनका नाम अलग, इनका सरनेम अलग, है ना? सेम डालते तो कोई चांसेस हो सकते थे, क्योंकि डेटा बहुत होता है इसका। समझ में आ गया? सेव कर लिया हम लोगों ने। और अब देखते हैं हम लोग, आई नाचन को कैपिटल आई का को लिख दिया मैंने कैमल केस में। ठीक है। तो अब ये सेम तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी है क्या सेम होने की? बिल्कुल, है ना? जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, रिटर्न में वो डेटा मिलता है हम लोगों की कि अच्छा ये अपडेट हो गया विथ आईडी। समझ में आ रहा है? आईडी भेजा है क्या अभी हम लोगों ने, देखो। अब ये रिटर्न में आपको डेटा मिलेगा विथ यूनिक आईडी, मतलब कि क्या हो गया, आपका डेटा क्रिएट हो चुका। देखो, सेंड जैसे मैं करूंगा, वापस से मुझे डेटा मिलेगा। देखो आ गई, आईडी जनरेट होगी। हाँ, अब देखो ये वाले डेटा यहाँ पर जाएंगे अभी हम लोग, इसके होम पर जाते हैं हम लोग, और यहाँ पर आप इस वाले एपीआई के ऊपर क्लिक करते हैं हम लोग। गेट वाली है ना, ये गेट वाली भी है, इसके ऊपर कर रहे तो हम लोग को गेट भी हो रहा है ना। तो देखो नया ओपन हुआ, और देखो आपका क्रिएट हो गया डेटाबेस में, इशिका नाचनकर एक्टिव आ गया, अपडेट हो गया। मतलब डेटाबेस में हम लोगों ने क्या कर दिया, एक नया यूजर क्रिएट कर। समझ में आया? कितना आसान था ये थंडर क्लाइंट में, क्योंकि यूआई है ना। थंडर क्लाइंट क्या है, यूआई है ना पूरा का पूरा। बस इनपुट फील्ड है हमारे पास में। ये आपका कौन सा फील्ड है, याद आया क्या कौन सा फील्ड है? क्या ये टेक्स्ट एरिया, इनपुट फील्ड, है ना? ये भी क्या है, टेक्स्ट एरिया। ये भी क्या है, ये आपकी सारी इनपुट फील्ड है। यहाँ पर आपको अभी फिलहाल कोई चीजें प्रोवाइड नहीं करना, कि ऑलरेडी ये हेडर्स वगैरह, यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे प्री डिफाइंड है। ऑटोमेटिकली वो जो चाहिए वो ले लेता है, क्योंकि यूआई है। इसके बिहाइंड द सीन जो कोड लिखा है वो हमको लिखना, कॉम्प्लेक्स कोड जो लिखा हुआ वो हमको लिखना। समझ में आ गया? ये तो यूआई थी। बॉडी में हम लोगों ने डेटा प्रोवाइड कर दिया, हमेशा बॉडी में जाएगा और कहीं नहीं जाने वाला, ध्यान में रखो। आएगा भी बॉडी के अंदर, जाएगा भी बॉडी से ही। समझ में आ गया? बॉडी के अंदर भेज दिया, ऑथराइजेशन के लिए हम लोगों ने बेरर टोकन भेज दिया, और हमारा काम, हमारी आईडी क्रिएट
अब चाहिए इस आईडी के अगेंस्ट में अगर देखना है आपको, गेट करना है, तो ये आईडी कॉपी कर लो, स्लैश यूजर स्लैश आईडी, ये भी एक एपीआई है। इससे आप क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो। अगर ये यूजर अवेलेबल होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, डेटा मिलेगा। देखो आ गया वो यूजर। अगर ये आईडी में थोड़ी भी गड़बड़ करता मैं क्या आता, देखो रिसोर्स नॉट, भैया इस आईडी के अगेंस्ट में कोई यूजर ही नहीं है ना, समझ में आया? इस आईडी के अगेंस्ट में कोई यूजर है क्या अवेलेबल, है ही नहीं। बट हम लोगों ने जो आईडी बनाई, हम लोगों ने जो नया यूजर क्रिएट किया, उसके अगेंस्ट में था, लोगों को मिल गया। समझ में आया है ना? तो ये कब होता है, ये कब परफॉर्म होता है आपका, ये कब परफॉर्म होता है आपका, जब भी आप इंस्टाग्राम में किसी का यूजर नेम लिखते हो ना, तो ऐसा यूजर नेम लिख के सर्च करते हो ना किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए, तो इस तरीके से वो सर्च होता है पूरे डेटाबेस के अंदर। क्या ये यूजर नेम के अगेंस्ट में कोई डेटा अवेलेबल है क्या? वहां पे यूजर नेम भी तो यूनिक होता है ना। तो देखो यूनिक हर जगह अलग अलग चीजें होती, यूजर नेम भी यूनिक ही रहेगा, यूजर नेम भी सेम नहीं हो सकता। यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया आपका, पासवर्ड हो गया आपका, तो ये चीजें आपकी यूनिक ही रहेगी, सेम नहीं रहेगी। समझ में आया है ना? ये समझ में आया कैसे क्रिएट किया हम लोगों ने, तो इसको ऑनलाइन में समझ में आया, टेक्स्ट करके बताओ। ऑनलाइन में सबको समझ में आया, टेक्स्ट करके बताओ। चलो, तो अब ये लिखेंगे हम लोग, आ जाते हैं अभी हम लोग ऐप। अब ये बनाना हमको, समझ में आया? अब ये चीज बनानी किसको है, तो अभी देखो हम लोग बटन के अंदर ही काम करेंगे। अभी हम लोग यूज इफेक्ट के अंदर काम नहीं करने वाले। यूज इफेक्ट को क्यों यूज करते हैं ना, क्या यूज करते हैं ये एंड में बता दूंगा आप लोगों को, कि यूज इफेक्ट को हम लोग एपीआई के लिए क्यों यूज करते हैं। समझ में आया? चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पे एपीआई तो आ गई हमारी, क्लियर। अब हम लोग ये गेट वगैरह मेथड वगैरह डालेंगे कहाँ, करेंगे कहाँ? तो ध्यान में रखो, जो फेच मेथड होती है ना, ये आपकी दो आर्ग्यूमेंट लेती है। पहली आर्ग्यूमेंट लेता है आपका एपीआई, और दूसरा आर्ग्यूमेंट लेता है ये आपका ऑप्शन, जो भी आप बोलना चाहो इसको, ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का नाम आप ही बनाने वाले ऑब्जेक्ट, तो नाम कुछ भी रखो, ऑप्शन रखो, जो रखना है वो रखो, है ना? एडिशनल इंफॉर्मेशन, इन्फो, या जो जो आपको, मैं ऑप्शन रखना प्रेफर करता हूँ, कंपनी में हम लोग यही रखते हैं, ठीक है? क्योंकि ऑप्शन है ना ये आपके सारे, उसके अलावा अलावा और क्या क्या भेज रहे हो, ऑप्शन है ना आपके, है ना? तो कॉपी कर लेता हूँ ये ऑप्शन को मैं, और इसके अगेंस्ट में अब मैं क्या बनाऊंगा, मेरा एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो कांस्टेंट ऑप्शन इक्वल टू, आ गया मेरा ऑब्जेक्ट। सबसे पहला मेरा की क्या रहेगा, थर्ड, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, गेट, नहीं कौन सी मेथड मेथड रहेगी आपकी, आ गया, मेथड आ गई। सेकंड आपकी क्या रहेगी, हेडर्स, आ गया हेडर्स। हेडर्स भी अपने आप में क्या है, देखो हेडर्स भी अपने आप में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर दिख रहा है ना, एक्सेप्ट यूजर, और भी बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। इसके अंदर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, कंटेंट टाइप देखो आएगा, कंटेंट टाइप है। इसके अंदर होता है आपका एक्सेस, होता है एक्सेप्ट था, और एक्सेस भी रहेगा, देखो एक्सेस कंट्रोल, अलाउ ओरिजिन, ये सारी वैल्यूज होती है। तो हेडर्स भी क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। इसके अंदर भी आपकी कीज, और समझ में आया है ना? तो यहां पर जाएंगे हम लोग, और यहां पर आप क्या करेंगे, हेडर्स भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। हेडर्स के अंदर आपका आ जाता है क्या, ऑथोराइजेशन। देखो इसका कोई सजेशन नहीं मिलने वाला आपको, ध्यान में रखना। समझ में आ रहा है? इसका कोई सजेशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये तो थर्ड पार्टी ऑप्शन है ना आपके।
इसके कोई आपको सजेशन नहीं मिलना। ऑथराइजेशन दिख रहा है आप लोगों को कैसे लिखा है मैंने, कैपिटल ए से, ऐसे ही लिखा होगा। ऑथराइजेशन में क्या जाएगा आपका, क्या भेजा था हम लोगों ने, ऑथराइजेशन टोकन भेजा था ना हम लोगों ने, दिख रहा है। ऑथराइजेशन में क्या भेजा था, टोकन भेजा था। और टोकन के साथ में हम लोगों ने क्या भेजा था, कौन सा टोकन है ये, कौन सा टोकन है ये आपका, बेयरर टोकन। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से बेयरर लिखना होगा आपको। कौन सा टोकन है ये आपका, बेयरर टोकन, बेयरर लिखा हम लोगों ने। क्लियर है ना। तो पहला क्या आ गया आपका, मेथड आ गया। दूसरा क्या आ गया आपका, हेडर्स आ गया। हेडर्स भी आपका ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर की है आपकी ऑथराइजेशन, जिसके अंदर जाएगा आपका सबसे लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, समझ में आ गया। तो बॉडी में क्या जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट जाएगा। अब ध्यान में रखो, ये जो है ना आपका थंडर क्लाइंट, ये ऑटोमेटिकली आपके डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करता, क्योंकि हमको पता है ना कि डेटा अगर भेजना है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पता है कि नहीं पता। हम लोग ने टू डू लिस्ट भी तो भेजी थी ना, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं हम लोग डेटाबेस में। मैंने पहले ही कहा था, आप कोई भी डेटा भेजोगे या रिसीव करोगे, हमेशा वो आपको कैसे फॉर्म में मिलता है, मिलता भी आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में और भेजते भी आप स्ट्रिंग के फॉर्मेट। हमको ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डेटा मिल रहा था, तभी तो हम लोगों ने जेसन ऑफ मेथड का यूज किया ना, किया कि नहीं किया। जेसन ऑफ मेथड कर क्या रहा था, बेसिकली डेटा को बॉडी में से निकाल के उसको एक्चुअल डेटा टाइप में कन्वर्ट करके हमको प्रोवाइड कर रहा। समझ में आया, यही काम है उस जेसन ऑफ का। समझ में आया। हम लोग टू डू लिस्ट के टाइम पे क्या यूज किया था, जेसन डॉट पार्स। भेजते वक्त हम लोगों ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज किया था, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। और उसको वापस लाते वक्त हम लोगों ने क्या यूज किया था, जेसन डॉट पार्स। बट यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, डॉट जेसन ऑफ, क्योंकि ये डेटा ढूंढेगा भी। इसके अंदर ऐसा कोड लिखा हुआ है कि ये उस रेस्पॉन्स के अंदर घुस जाता है, दिख रहा है ना रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स के अंदर जाएगा और डेटा को निकालेगा, उस डेटा को एक्चुअल डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा और आपको दे देगा। समझ में आया। तो यहाँ पे इसके पास में कोई जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई वाली मेथड नहीं है, इसलिए दिख रहा है आपको कीज भी कैसे कोड्स में दिख रही है, क्या आपको दिख रही है कीज भी आपको कोड्स में। बट जब आप अभी बनाओगे अपना ऑब्जेक्ट, तब ऐसे करोगे क्या, तब आपके पास में स्ट्रिंगिफाई मेथड है ना, तो ऑब्जेक्ट को कॉपी करो और एक यूजर डिटेल्स नाम का एक ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे। कहां पर बनाएंगे, इस एपीआई के नीचे। तो मैं बना दूंगा कांस्टेंट यूजर डिटेल्स। यूजर डिटेल्स ही भेज रहे हैं ना हम लोग, है ना। इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट, ध्यान में रखो यहाँ पर आपको ये कोड्स क्या करने पड़ेंगे। ठीक है, यूजर डिटेल्स बना दिया हम लोग। अब ये यूजर डिटेल्स हम लोग डायरेक्टली यहाँ बॉडी के अंदर भेज सकते हैं क्या, क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई मेथड का यूज करके इसके अंदर हम लोग भेज सकते हैं ये यूजर। यहां पर कंप्लीट होते हैं हमारे ऑप्शंस। आ गया, सब कुछ आ गया, मेथड भी आ गया, हेडर्स भी आ गए, और बॉडी में जो डेटा भेजना था वो डेटा को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट, डेटा चेंज करना पड़ेगा। सेम डेटा करेंगे तो क्या होगा, एरर आएगा। चलता है हम लोग, एरर भी दिख गया, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना, ईमेल ऑलरेडी बिन एग्जिस्ट, तो भी हमको चलेगा, है ना? मतलब कि हम डेटाबेस में तो चलेंगे एटलीस्ट, है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सेव कर लेते हैं। और हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे डेटा। डेटा में हम लोगों को एरर आ जाए, डेटा भी तो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ना हमको। उसमें सबसे पहला क्या आ रहा था, फील्ड। पहला की क्या आ रहा था, फील्ड, उसमें लिखा था ईमेल। सेकंड फील्ड क्या आ रहा था, एरर, एरर मैसेज। उसमें लिख के आ रहा था ऑलरेडी बीन एग्जिस्ट, ऐसे ही आ रहा था ना। चलो देखते क्या होता है।
यहाँ पर आ जाते हैं, तो हम लोग आएंगे हमारे इसके अंदर, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे फेच करके कोशिश करते हैं। तो फेच के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है, बटन के ऊपर, काम क्यों नहीं हो रहा है यार हमारा कुछ। ऐसे डेटा ऐसा क्यों हो रहा है? अरे एरर ही आ जा बाबा, सब खाली खाली कैसे चलेगा। देखते हैं एक बार क्या गड़बड़ किया। एपीआई लगा दी है, ऑप्शन है हमारे पास में, ट्राई और कैच भी है हमारे पास। देखो आया, शायद चल रहा होगा कुछ बिजी, मतलब रीडायरेक्शन पे ही हो इसलिए। तो देखो क्या आया, फेल टू फेच। देखो वही आ गया, एक्सेस कंट्रोल अलाउज ओरिजिन, कॉर्स वाला ये एरर आ गया। मतलब क्या हो रहा है, एक चीज तो हम समझ गए कि हमारे कोड लिखने में कुछ ना कुछ हम लोगों ने नहीं लिखा। समझ में आ रहा, कुछ ना कुछ हम लोगों ने नहीं लिखा हुआ, ऐसा ही कुछ हो सकता है। क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों के पास में ध्यान में रखें, इस तरीके के एरर्स आपको आएंगे, है ना, इस तरीके के एरर्स आपको आएंगे। और मैक्सिमम टाइम आप जब स्टैक ओवरफ्लो छान मारोगे ना, तो आपको एक चीज दिखाई देगा कि यहाँ पे हम लोगों को हेडर्स के अंदर भी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड और करनी है। तो जो कंटेंट हम लोग भेज रहे हैं उसका टाइप हम लोगों को भेजना होगा। मैंने बताया था ना, हेडर्स के अंदर कंटेंट टाइप नाम का भी होता है। दिख रहा है आपको, हेडर्स के अंदर मैंने बताया ना आपको, कंटेंट टाइप नाम का भी एक ऑब्जेक्ट होता, की होता है ना। तो ये कौन भेजेगा, समझ में आया, हाँ? इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग और इसको जाके, तो ये आ जाएगा आपका कंटेंट टाइप। अब ये डबल कोट्स के अंदर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये एक्चुअल की रहेगी आप। और यहाँ पर आपका वैल्यू क्या आएगा, एप्लीकेशन स्लैश, समझ में आया, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, एप्लीकेशन स्लैश कंटेंट टाइप आपका ऐसे ही रहे। देखो ये आप इसको सिंटैक्स समझ लो या कुछ भी समझ लो, आज इट इज ऐसे ही लिखना, कोई लॉजिक नहीं है यहाँ। लॉजिक आ रहा है क्या, कोई लॉजिक नहीं, आज इट इज ऐसा ही लिख दिया, कॉपी पेस्ट करके कहीं रख लो, रट्टा मार लो, कोई दिक्कत नहीं। आज इट इज जैसा दिख रहा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। आपका क्या चेंज होगा, आपका बस यूजर डिटेल्स चेंज होगा, और क्या चेंज होगा आपका, समझ में आ रहा है, अलग अलग डेटाबेस का अलग अलग टोकन हो सकता है ना? और एक और चीज होती है, वो भी बता देता हूँ, और एक चीज होती है यहाँ पे विच इज एक्सेस। इसका भी वैल्यू क्या रहेगा आपका, वही सेम रहेगा, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्लैश, समझ गया। तो ये इसमें से देखो कुछ चीजें हो सकती है कि कई बार सिर्फ आपको ऑथराइजेशन मांगा रहा है, ये दोनों चीजें वो ऑलरेडी कंसीडर करके बैठा डेटाबेस। ये दो चीजें नहीं है मांगेगा आपको, है ना, तो हटा देना उसको। तो ये तीनों चीजें आपको डाल के ट्राई करनी पड़ेगी। ऑथराइजेशन तो आपका जाएगा ही जाएगा, देखो अब ये दोनों में से डिपेंड करेगा कौन सी चीजें चाहिए कौन सी चीजें नहीं चाहिए, या दोनों ही चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, दोनों ही डाल दिया, समझ गया। अब इसको सेव कर लेते हैं हम लोग, और देखो डेटाबेस पे आते हैं, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं और फेच के ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखो क्या हुआ, 422 आया, अनप्रोसेसेबल कंटेंट वही आया था सेम हम लोगों को। और देखो एक ऑब्जेक्ट भी आया, ऑब्जेक्ट के अंदर देखो क्या मिल रहा है हम लोगों को, एक और ऑब्जेक्ट मिल रहा है,
एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिला, उसके अंदर हम लोग को देखो क्या मिल रहा है, फील्ड ईमेल, क्या बोल रहा है एट, मतलब हम लोगों ने क्या कर लिया, जो बिहाइंड द सीन कोड लिखा हुआ था वो कॉम्प्लेक्स कोड हम लोग ने, सबसे पहले आपको एपीआई उठानी है, ध्यान में रखना। उसके बाद में जो डेटा आपको अपडेट करना है वो डेटा आपको बनाना है, क्लियर है। उसके बाद में आपको ऑप्शंस बनाने हैं, ऑप्शन में आपकी मेथड होनी जरूरी है, हेडर्स होने जरूरी है, ऑथराइजेशन होने जरूरी है, और बॉडी होनी जरूरी है। जब भी आप पोस्ट मेथड का यूज कर रहे हो, बिना बॉडी के क्या ही भेजोगे, ये तो मस्त है। और डेटा वहां पे एक्सेस चाह रहे हो तो ऑथराइजेशन लगेगा ही नहीं। और मेथड तो समझ में आ गया। उसके बाद में बस क्या करना है, एपीआई में आपको, एपीआई फेच मेथड में आपको एपीआई भी भेजनी है, और सेकंड आपको, समझ गए, ऑनलाइन में समझ गए सभी लोग। अब नया डेटाबेस, नया यूजर क्रिएट कर सकते हो, क्या वैल्यू तो चेंज करनी, करनी है कि नहीं करनी, बस वैल्यू तो चेंज कर, समझ गया सभी को। चलो तो घर पे जाना, आज ये एपीआई गोरेस को एक्सप्लोर करना, ठीक है। पोस्ट बता दिया है मैंने, गेट बता दिया है मैंने, पुट और डिलीट कौन करेगा, आप लोग करोगे, समझ में आया। तो पुट के लिए भी आपको एपीआई कौन सी यूज करनी पड़ेगी बेटा, बताओ मुझे। पुट के लिए भी आपको आईडी लगेगी, क्योंकि उसी डेटा को अपडेट करोगे ना आप, तो किससे गेट करोगे उसको, आईडी से। तो आपकी एपीआई यही रहेगी, कोई भी नया यूजर आप क्रिएट करना, उसका आईडी यहाँ पे आपको मिल जाएगा एज अ रेस्पॉन्स, वो आईडी कहीं पे कॉपी करके रख लेना। उसी आईडी के अगेंस्ट में फिर मेथड कौन सी चलाओगे आप, पुट। तो फिर क्या अपडेट कर दोगे आप, उसका स्टेटस चेंज कर दोगे, एक्टिव से इनएक्टिव कर दो, है ना, एक्टिव से इनएक्टिव कर दो, या आपका ऑफिशियल ईमेल चेंज कर दो, चेंज हो चुका है आपका ऑफिशियल, वो चेंज कर दो। उसके बाद में चेक करो क्या अपडेट हुआ है, जैसे अपडेट करोगे तब भी आपको अपडेटेड डेटा दिखाई देगा कि आपका डेटा अपडेट हो गया, या आपको कोई मैसेज दिखाई देगा, समझ में आया। अगर देखना होगा तो देखो, यहाँ पर देख लेते हैं, हम लोग पुट मेथड का यूज कर रहे हैं, अब बॉडी में तब भी तो भेजना पड़ेगा हम लोग को डिटेल, है ना? तब भी तो हम लोग को बॉडी में डिटेल डिटेल भेजना पड़ेगा, तो अभी एक्टिव था, अब हम लोग क्या कर देंगे, इनएक्टिव। और यहाँ पर हम लोग एडिट कर देंगे, विच इज आई नाचनकर 007 चेंज बॉन्ड, ठीक है, @gmail.com, ये अपडेट कर दिया हम लोगों ने, है ना। और अभी सेंड करके देखते हैं इसको, इसी आईडी का केस में होगा, अभी तो सेंड कर, तो क्या बोल रहा है, 406 नॉट एक्सेप्टेबल, क्या बोल रहा है कि एक्सेप्टेबल नहीं है, जो भी आप यहाँ पर काम करने की कोशिश करो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों ने एडिशनल डाला था, यहाँ पे जरूरत नहीं। चलो, ये हो सकता है, देखो 200 हो गया, और यहाँ पे देखो अपडेट हो गया, इनएक्टिव और 007 हो गया पुट मेथड। वही डिलीट मेथड, क्या करोगे आप, डिलीट का यूज करोगे। अब डिलीट में आपको सिर्फ मेरे हिसाब से ऑथराइजेशन टोकन लगना चाहिए, लेकिन बॉडी जाएगी क्या आपकी, डेटा थोड़ी ना भेज रहे हो आप क्या कर रहे हो, इस आईडी के अगेंस्ट में जो भी डेटा अवेलेबल है उसको क्या कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, सेंड करो, हो गया 204 नो कंटेंट। अब इसके अगेंस्ट में क्या करो, गेट करने की कोशिश करो, रिसोर्स नॉट, मतलब डेटा। यहाँ पर भी देखोगे तो आयन आचनकर आपका अभी आ रहा था, रिफ्रेश करते हैं इसको, गया, आ गया फिर से ब्रिजेश गिल, क्या बोले, कौन सी स्पेसिफिक, बेटा कॉलम डेटाबेस में घुस के कॉलम ही उड़ाओगे, आप किसी डेटाबेस के अंदर घुस के कॉलम उड़ाओगे क्या, वो तो डेटाबेस इंजीनियर का काम है, वो तो आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कि भैया ये स्पेसिफिक कॉलम नहीं चाहिए, ये भी आप डिसाइड नहीं करोगे, वो डिसाइड करे, समझ में आ रहा, आप कोई की डिलीट नहीं कर सकते यहाँ पे, आप अपना डेटा क्रिएट डिलीट कर सकते, की डिलीट करने का मतलब डेटाबेस से पूरा का पूरा कॉलम उड़ा दो, तो आप थोड़ी ना डिसाइड करोगे,
तो फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। समझ में आया? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है सभी को? चलो, तो ये घर पे जाना और दोनों मेथड्स यूज करके आना, विच इज आपका पुट, पोस्ट भी करना, गेट भी करना, पुट भी करना और डिलीट भी करना, चारों मेथड्स करना। क्योंकि कल हम लोग क्या करेंगे, ये ये मुझे करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है आगे हो कि समझ जाए। कल और एक बार मैं जो बची कुछ चीजें यहाँ पे और बता दूंगा उसको, और यहाँ पर खत्म हो जाएगा हमारा एपीआई, कैसे फैच करना क्या करना, ये भी हमारा यहीं पर ही एंड हो जाएगा। फिर और 2 दिन या 3 दिन रहेंगे, हमारा वाला जो कोर रिएक्ट है वो खत्म हो जाएगा और हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट। समझ में आ गया? चलो मिलते हैं हम लोग कल। बाय, टेक केयर।